गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वैद्युतिकी वायरिंग के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा जो आपके UPPCL TG2 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ जो कोई विद्यार्थी एनुअल या सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हो उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आप लोगों को 1 से लेकर के 38 नंबर क्वेश्चन तक का ऑब्जेक्टिव करा चुका हूं, और ये जो हम ऑब्जेक्टिव का संग्रह लिए हैं ये ऑब्जेक्टिव आपके अरिहंत बुक से लिया गया है, और मेरा हर संभव प्रयास रहेगा कि आपके अरिहंत बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दें। चूँकि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अरिहंत बुक मेन बेस माना जाता है। तो चलिए आज 39 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पे विचार करने के लिए कह रहा है, और इसमें आपको 39 नंबर क्वेश्चन में 2 कथन दिया हुआ है। हम क्रम से ये दोनों कथन को पढ़ते हैं। देखिए पहला कथन में कह रहा है कि कंड्यूट वायरिंग में पाइप की मोटाई 1.5 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन दिया हुआ है। जो स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में कह रहा है कि अगर कंड्यूट वायरिंग में जो हम पाइप लेते हैं वो पाइप की मोटाई 1.5 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा देखिए कह रहा है कि कब्जा युक्त बोर्ड की मोटाई 6.5 तथा 8 सेंटीमीटर के मध्य होना चाहिए। देखिए ये आप लोग याद रखिए, और ये ऐसा जानिए कि जब भी कंड्यूट पाइप में पाइप की मोटाई के बारे में आपको पूछेगा तो वो क्या होगा, पाइप की मोटाई हमेशा जो है 1.5 से कम नहीं होना चाहिए। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा देखिए कब्जा युक्त बोर्ड की मोटाई के बारे में पूछ रहा है कि बोर्ड की मोटाई 6.5 तथा 8 सेंटीमीटर के मध्य होना चाहिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, मेरा सही है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी वैद्युतिकी स्थापना में गंभीर शॉर्ट सर्किट दोष हो तो मेगर से परीक्षण करने पे वह दर्शाएगा। सर्वप्रथम आप लोग जान लीजिए कि ये मेगर का आखिर क्या काम है। मेगर को हम लोग इंसुलेशन टेस्टर भी कहते हैं। मेगर को हम लोग इंसुलेशन टेस्टर कहते हैं, और ये मेगर क्या करता है, मेगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करता है, यानी उच्च प्रतिरोध को मेजर करने के लिए उपयोग करता है। और मेगर हमेशा आपका क्या करेगा, 1 मेगा ओम से अधिक प्रतिरोध को मेजर करेगा, न हाई प्रतिरोध को, ये हाई वेरी हाई रेसिस्टेंस को मेजर करता है, या इंसुलेशन रेसिस्टेंस को मेजर करता है। क्लियर, ये आप जान गए मेगर। अब जब मेगर से परीक्षण कर रहे हैं किसी वैद्युतिकी स्थापना में गंभीर शॉर्ट सर्किट दोष है और हम मेगर से परीक्षण करते हैं। हम मेगर का जो परीक्षण जो करते हैं मेगर से, वो 2 रूप में करते हैं, एक शॉर्ट सर्किट दोष को और एक ओपन सर्किट दोष को। तो यहाँ शॉर्ट सर्किट दोष है। अब आपको पता है कि मेगर हाई प्रतिरोध को मेजर करता है, तो जब यहाँ देखिए ये शॉर्ट सर्किट दोष है, यानी शॉर्ट सर्किट दोष है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि करंट का मान बहुत ज़्यादा होगा, शॉर्ट सर्किट में इन्फिनाइट होगा। और जब आप मेगर से परीक्षण कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मेगर इंसुलेशन रेसिस्टेंस को मेजर करता है, यानी आर को मेजर करता है। तो आर इज इक्वल टू, यहाँ से हमको क्या निकलेगा, ओम के परिभाषा से आई 1/I निकलेगा ना भाई, 1/I निकलेगा।
क्योंकि V इक्वल टू आई आर जानते हैं, V इक्वल टू आई आर। तो अब देखिए चूंकि यहाँ V है ही नहीं तो V को हम इग्नोर कर लेते हैं, इसलिए 1/i और 1/, करंट का मान देखिए क्या इन्फिनिटी है। जब 1/∞ करिएगा तो 0 ओम हो जाएगा, यानी ये R का मान आपको 0 निकलेगा। तो यही क्या करेगा, जब आप किसी भी मेगर से परिरक्षण करते हैं किसी भी वैद्युतिकी स्थापनाओं में गंभीर शॉर्ट सर्किट की स्थिति में, जब ये शॉर्ट सर्किट की स्थिति में मेगर से परिरक्षण करते हैं तब हमको मेगर क्या देगा, 0 मेगा ओम देगा, यानी 0 देगा। यही जब यहाँ ओपन सर्किट रहता तो ओपन सर्किट के केस में हमको अनंत देता। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों आप याद रखिएगा। क्योंकि मेगर से हम लोग मेनली जो है इंसुलेशन प्रतिरोध को मेजर करते हैं, यानी हाई प्रतिरोध को मेजर किया जाता है। हाई यहाँ शॉर्ट सर्किट, मेगर से दो तरह के दोष का निवारण किया जाता है, तो एक शॉर्ट सर्किट एक ओपन सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट है तो जाहिर सी बात है यहाँ हाई करंट होगा, तो जब हाई करंट होगा तो वहाँ पे मेगर क्या इंडिकेट करेगा, 0। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे है 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है कि चित्र में 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, चित्र में दर्शाया गया है बैंड लैंप परिपथ चालू नहीं होता है। बैंड लैंप परिपथ क्या होता है, चालू नहीं होता है। आप पाते हैं कि स्विच 2 और स्विच 3 दोनों स्थितियों में प्रयोग करने पर लैंप के टर्मिनल तथा प्रणाली के अर्थ पॉइंट के एक्रॉस एक वोल्टेज है, तो सप्लाई की वी संयोजित करने के बाद निम्न किस जांच को करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए कह रहा है कि स्विच 2 और 3 दोनों स्थितियों में प्रयोग करने पर लैंप के टर्मिनल प्रणाली के अर्थ पॉइंट के एक्रॉस एक वोल्टेज है, तो सप्लाई को भी संयोजित करने के बाद निम्न किस जांच को करेंगे। तो जांच हम ये करते हैं, लैंप के न्यूट्रल कंडक्टर के निरंतरता की जांच करते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी न करते हैं 41 का। चलिए 41 हो गया क्लियर, 42 चलिए 42 नंबर क्वेश्चन के देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आप देखते हैं कि एक कला परिपथ के मुख्य चालक L तथा N लघु परिपथ स्थिति में एक दूसरे से दूर फेंक गए हैं, तो इसका कारण क्या है। आप देखते हैं कि एक कला परिपथ के मुख्य चालक लघु परिपथ स्थिति में एक दूसरे से दूर फेंके गए हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है। एक दूसरे से दूर फेंकना का देखिए, पहले तो यहाँ लघु परिपथ है, इसको पकड़िए। लघु परिपथ क्या होगा, तो लघु परिपथ में क्या होता है, हाई करंट होगा। जब लघु परिपथ है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो वहाँ भारी धारा बहेगा। तो एक तो कहीं देखिए, पहले तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। तो ये केबल में क्या होता है कि भारी लघु परिपथ के कारण, जब भारी लघु परिपथ के कारण जब दूर फेंक रहा है, तो इसका अर्थ वहाँ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उन्हें दूर धकेल देता है। जाहिर सी बात है कि जब यहाँ लघु परिपथ हो रहा है तो वहाँ भारी लघु पथ धारा के कारण प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा और उन्हें दूर फेंक देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर। चलिए उसके बाद चलिए 43 नंबर क्वेश्चन करता है कि ध्रुवता परिरक्षण यानी पोलैरिटी टेस्ट उपयोगकर्ता और किसी इलेक्ट्रीशियन दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। पोलैरिटी टेस्ट कर रहा है, ध्रुवता परीक्षण उपयोगकर्ता और किसी इलेक्ट्रीशियन दोनों की सुरक्षा की सुनिश्चित करता है। तो एक अधिष्ठान में ध्रुवता का सत्यापन करने के लिए यह सुनिश्चित करें। अब देखिए पोलैरिटी का आपको टेस्ट करना है, तो पोलैरिटी का टेस्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
तो यही ना करना पड़ेगा, फ्यूज और सिंगल पोल स्विच फेज तार से जुड़े हों, तभी तो हम पोलरिटी का टेस्ट, ध्रुवता टेस्ट कर सकते हैं। तो 43 का होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ध्रुवीयता परिरक्षण की बात कर रहा है कि हम ध्रुवता का परिरक्षण कैसे करेंगे, उसकी जब बात की जा रही है तो ध्रुवता परिरक्षण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको आप लोग जान लीजिए कि हमको पोलरिटी टेस्ट करना है। तो देखिए पोलरिटी टेस्ट करने के लिए पोलरिटी टेस्ट में देखिए क्या होता है, हम पोलरिटी टेस्ट जो करते हैं वो टेस्ट लैंप के थ्रू करते हैं, ये याद रखिएगा। पोलरिटी टेस्ट जब भी हम लोग करते हैं, आपको बता दें, थोड़ा सा आप इसके बारे में जान लीजिए कि जब भी हम लोग पोलरिटी टेस्ट करेंगे तो वो टेस्ट लैंप होता है एक, उसी से करते हैं टेस्ट लैंप, या आप जानिए उसी को हम लोग कहते हैं नियोन लैंप, नियोन लैंप। ये पोलरिटी टेस्ट जो होगा या ध्रुवता टेस्ट टेस्ट लैंप या नियोन लैंप से करते हैं। तो इस परिरक्षण की जांच के लिए जो होता है, केवल इस परिरक्षण का जो हम लोग जांच करते हैं ध्रुवता टेस्ट, तो फेज केबल को स्विच के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो हमको देखिए फेज केबल को स्विच के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो फेज केबल को स्विच के थ्रू जब ये ध्रुवता परीक्षण में देखिए ध्रुवता परीक्षण करना है, तो फेज केबल को क्या कहता है, स्विच के द्वारा। तो कहाँ पे है स्विच, तो यहाँ पे देखिए कोई भी एक फ्यूज होगा और सिंगल पोल स्विच फेज, तो यही फेज है, फेज तार से जुड़े रहते हैं सुनिश्चित करने के लिए, तो इसलिए ये ऑप्शन इसका सही होगा। वहाँ पे फेज क्या होगा, वहाँ पे हमेशा हमको ये पता लगाना पड़ता है कि आखिर जब हम टेस्ट लैंप के द्वारा देखते हैं तो क्या फेज सीधे स्विच में पहुँच रहा है या नहीं, अथवा स्विच द्वारा फेज को सुनिश्चित किया गया है अथवा नहीं, इसी का मेन हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जानिए पोलरिटी टेस्ट में। पोलरिटी टेस्ट हम लोग क्या करते हैं, पोलरिटी टेस्ट में हम लोग जनरली नियोन लैंप या हम लोग टेस्ट लैंप का प्रयोग करते हैं, और इस लैंप के द्वारा हम लोग जो क्या जांच करते हैं कि फेज केबल को स्विच के द्वारा नियंत्रित किया गया है अथवा नहीं, और फेज केबल को सर्किट के दाएं पिन में संयोजित किया गया है अथवा नहीं। क्लियर। चलिए उसके बाद चलिए हम लोग चलिए 43 हो गया है, 43 के बाद हम लोग चलते हैं 44 की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन चाहिए। 44 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 पिन सॉकेट में जब अर्थ पिन शीर्ष पर हो तो स्विच नियंत्रित फेज तार को संयोजित करना चाहिए। 3 पिन सॉकेट है, देखिए 3 पिन सॉकेट में जो ये शीर्ष पे होता है वो आपका क्या होता है, शीर्ष वाला पिन हमेशा इसका देखिएगा ये थोड़ा बड़ा होगा, और उसी में कह रहा है कि ये अर्थ पिन है, शीर्ष पे है अर्थ पिन ये, तो कह रहा है स्विच नियंत्रित फेज तार संयोजित। अब फेज तार हम कहाँ लाएंगे, तो ये निचला जो पिन देख रहे हैं, 2 गो निचला पिन है, तो ये दोनों निचला पिन में से ये दाहिने तरफ जो देख रहे हैं ये इसी में हम लगाएंगे दाहिने पिन पे फेज को, तो ये निचला दाहिने पिन पे लगाया जाता है। ये नियम है BIS भारतीय इलेक्ट्रिसिटी नियम के अनुसार, ये जानिएगा, ठीक है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार अगर अर्थ पिन अगर हम ऊपर में लगा रहे हैं तो जो हमारा फेज तार होगा वो हमेशा दाहिने तरफ लगेगा, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या भारतीय नियम के अनुसार। चलिए
45 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 किलोवाट और 230 वोल्ट इमर्सन हीटर पावर सर्किट के लिए फ्यूज की धारा वहन क्षमता डैश होना चाहिए। आपको देखिए पावर दिया है और वोल्टेज दिया है और उससे आपको करंट का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो आप देखिए एक रिलेशन आप लोग जानते हैं, उस रिलेशन को जानिए। आप लोग ये जानते हैं P = होता है VI, और जब आपको I निकालना है तो P/V करेंगे, ऐसा लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए P का मान आपको दिया हुआ है, P का मान दिया हुआ है 3 किलोवाट, तो किलो को हम वाट में बदल देते हैं, तो ये 3000 वाट हो जाएगा। अब बटे 230 है, जब इसको आप भाग देंगे तो ये 15 एम्पियर होगा। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर जो यहाँ C देख रहे हैं वो ऑप्शन नंबर C सही है 45 का। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है फ्यूज रेटिंग को डैश रूप में दर्शाया जाता है। देखिए फ्यूज रेटिंग को अक्सर हम लोग क्या करते हैं, करंट के फॉर्म में दर्शाते हैं। फ्यूज रेटिंग हमेशा एक करंट के फॉर्म में दर्शाया जाता है। क्लियर। अब चलिए 47 नंबर क्वेश्चन की। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक डिले एक्शन कार्टेज फ्यूज है। एक डिले जो होता है ना, डिले जो यहाँ लिखा हुआ है, एक डिले एक्शन कार्टेज फ्यूज का प्रयोग, कोई भी डिले एक्शन कार्टेज फ्यूज है उसका प्रयोग हम लोग मोटर परिपथ में करते हैं। डिले एक्शन कार्टेज फ्यूज का प्रयोग हम लोग मोटर परिपथ में करते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 क्वेश्चन में कहता है रिवायलेबल फ्यूज की अपेक्षा HRC फ्यूज। यहाँ देखिए दो तरह का फ्यूज है। फ्यूज ऐसे जानते हैं फ्यूज का जो टाइप में हम लोग देखते हैं, तो फ्यूज जो होता है हमारा, इस चीज़ को पहले जानिए। देखिए एक किट कैट फ्यूज होता है, एक कार्टेज फ्यूज होता है। ठीक है, किट कैट फ्यूज हो गया, कार्टेज फ्यूज हो गया। उसके बाद देखिए HRC फ्यूज होता है, एक गोलाकार फ्यूज होता है। 4 प्रकार के फ्यूज आपको मेनली पढ़ना है आपके बुक में। तो यहाँ रिवायलेबल फ्यूज है, तो रिवायलेबल फ्यूज क्या होता है की अपेक्षा HRC फ्यूज में क्या होता है, HRC फ्यूज हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, तो उच्च रप्चरिंग क्षमता होती है उसमें। HRC फ्यूज में इसका फुल फॉर्म होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। तो रिवायलेबल फ्यूज की अपेक्षा HRC फ्यूज क्या होता है, उच्च रप्चरिंग क्षमता होती है। ठीक है, HRC फ्यूज में क्या होता है, उच्च क्षमता होती है। और इस साथ ही साथ ये क्या होता है कि हम लोग जनरली इसका जो उपयोग करते हैं उपकेंद्रों में करते हैं। उपकेंद्रों मतलब सब स्टेशन, नंगे तारों वाली लाइन के उपकेंद्रों में। और अगर इसकी क्षमता की बात की जाए, HRC फ्यूज की क्षमता कितना होता है, तो ये याद रखिएगा आप लोग 30 एम्पियर से लेकर के 1000 एम्पियर तक होता है। और ये हमेशा याद रखिए कि ये हमेशा जो है ना HRC फ्यूज को हम लोग सब स्टेशन में यूज करते हैं। क्लियर। चलिए उसके बाद चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्विक रेस्पॉन्स टाइप कार्टेज फ्यूज का उपयोग किया जाता है। देखिए जहाँ पे आपको क्विक रिस्पॉन्स लेना है, क्विक रिस्पॉन्स टाइप कार्टेज फ्यूज है, तो क्विक रिस्पॉन्स टाइप जो कार्टेज फ्यूज होता है वो हम लोग मोटर सर्किट में यूज करते हैं। कार्टेज जो फ्यूज होगा वो क्विक रिस्पॉन्स लेगा, तो क्विक रिस्पॉन्स होगा तो हम लोग उसको जनरली जो लगाते हैं वो हम लोग लगाते हैं मोटर सर्किट में। ये याद रखिएगा। जो कार्टेज फ्यूज होता है ना, पूर्ण रूपेण जो है एयर टाइट रहता है,
चलिए उसके बाद आ गया 50 नंबर क्वेश्चन। देखिए कहता है सर्किट में फ्यूज डैश से बचाव प्रदान करता है। देखिए फ्यूज एक प्रकार का हमारा क्या है, फ्यूज जो है हमारा एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस है, ये याद रखिएगा। फ्यूज हमारा एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज एक प्रकार का हमारा क्या है, सेफ्टी मतलब सुरक्षा युक्ति है, जो हमारा क्या करता है, ये वैद्युतिकी परिपथ की शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड स्थिति में हमको सुरक्षा प्रदान करता है। शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड, यानी देखिए शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड, ये शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से हमको सुरक्षा प्रदान करता है। ओपन से नहीं, कहीं भी ओपन नहीं, ये शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर सी। और पूछता है कि फ्यूज क्या है, तो फ्यूज हमेशा याद रखिएगा सेफ्टी डिवाइस है, जबकि सर्किट ब्रेकर हमारा क्या है, कंट्रोलिंग डिवाइस है, याद रखिएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्यूजिंग फैक्टर है। फ्यूजिंग फैक्टर को हम लोग जान लें कि फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है। उससे पहले हम लोग फ्यूजिंग धारा जान लें कि फ्यूजिंग धारा क्या होता है। देखिए फ्यूजिंग धारा किसको कहेंगे, यानी फ्यूजिंग धारा रेटिंग किसको कहेंगे, कि देखिए कि वह धारा यानी वह न्यूनतम धारा, ये फ्यूजिंग धारा में आएगा वह न्यूनतम धारा जिस पे मेरा क्या हो, फ्यूज अवयव पिघल कर अलग हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं फ्यूजिंग धारा। फ्यूजिंग धारा मतलब वैसा न्यूनतम धारा जिस पे हमारा क्या हो, फ्यूज एलिमेंट पिघल जाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं फ्यूजिंग धारा। इसलिए इसको लिखे न्यूनतम फ्यूजिंग धारा बट रेटेड धारा, इसी को हम लोग कहते हैं फ्यूजिंग फैक्टर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूजिंग फैक्टर। फ्यूजिंग फैक्टर का मान देखिए हमेशा क्या होता है, 1 से अधिक होता है, ये याद रखिएगा। फ्यूजिंग फैक्टर का मान हमेशा 1 से देखिए ग्रेटर होगा, 1 से बड़ा होगा, यानी न्यूनतम फ्यूजिंग धारा और रेटिंग धारा, इसी को हम लोग कहते हैं फ्यूजिंग फैक्टर। और फ्यूजिंग फैक्टर का मान 1 से बड़ा होता है। अब देखिए फ्यूज तार डैश होना चाहिए, ये एक जनरली बात किया जाता है, जो कि हम जनरली फ्यूज तार किसका बनाते हैं। तो अगर जनरली फ्यूज तार की बात बोला जाए तो जनरली हम फ्यूज तार क्या होता है, लेड और टिन का बनाते हैं। फ्यूज तार जो हम लोग जनरली बनाते हैं वो लेड और टिन का बनाते हैं, ठीक है, लेड और टिन का बनाते हैं, लेड और टिन का बनाते हैं। तो जो जनरली फ्यूज तार लेड और टिन का बनाते हैं तो उसका क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक वाला होता है। जबकि हम लोग तांबा का भी बनाते हैं तो तांबा का क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा और गलनांक उसका क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। आपको पता है कि उसका गलनांक 1080 होता है। तो अगर कॉपर का हम अगर देखिए ये सब जितना फ्यूजिंग तार होता है ना, तो हम लोग ये 5 एम्पियर तक वाले बनाते हैं, 5 एम्पियर तक के लिए। अगर हमको मान लीजिए रेटिंग ज़्यादा रहे, अब 15 एम्पियर का है, तब वहाँ पे हम लोग कॉपर वायर यूज करेंगे, ये कॉपर। और जब कॉपर है तो कॉपर का गलनांक होता है 1080, तो जाहिर सी बात है कि इसका गलनांक ज़्यादा हो गया। तो कॉपर के केस में तो जनरली जो है ना, आप ये जनरली यही लगाइएगा, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होता है। तो ये सब जो है ना जनरली वाला जो है ना 5 एम्पियर तक हम उपयोग करते हैं। अगर 15 एम्पियर का 5 से जैसे ही ज़्यादा बढ़े तो वहाँ पे हम कॉपर तार का प्रयोग करने लगते हैं फ्यूज एलिमेंट के रूप में। तो जब कॉपर तार का प्रयोग करने लगते हैं तो जाहिर से उसका टेम्परेचर क्या होता है, उसका गलनांक ज़्यादा हो जाएगा और उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। क्लियर। लेकिन जनरली आप लोग को यही लगाना है, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक फ्यूज तार में होना चाहिए, तो जनरली यही होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए 53 नंबर में है HRC फ्यूज का पूर्ण रूप कहता है, HRC फ्यूज का पूर्ण रूप,
यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो एच से हो गया हाई, आर से हो गया हाई रिप्चरिंग। देखिए बी नंबर ऑप्शन देखिए, हाई रिप्चरिंग, आर से हो गया रिप्चरिंग, कैपेसिटी फ्यूज, सी से हो गया कैपेसिटी फ्यूज, हाई रिप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, ये जो है सी बी नंबर ऑप्शन सही होगा। और एचआरसी के फ्यूज का उपयोग हम लोग जनरली कहाँ करते हैं, जनरली हम लोग सब स्टेशन में करते हैं। अभी जस्ट बताएं, इसका उपयोग हम लोग जनरली कहाँ करते हैं, सब स्टेशन में करते हैं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। और इसको जो हम बनाते कैसे हैं, कांच या पोर्सिलिन ट्यूब में स्थापित करके। कितने एम्पियर तक इसका उपयोग करते हैं, तो जनरली हम भी लोग इसका उपयोग करते हैं 30 से, ये याद रखिएगा आप लोग, 30 एम्पियर से 30 एम्पियर से लेकर के आप 1000 एम्पियर तक में हम लोग प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ हम लोग कहाँ करते हैं इसको, सब स्टेशन में, सब स्टेशन में करते हैं, ये याद रखिएगा। हाई रिप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, हाई रिप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज इसका फुल फॉर्म है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन में क्यों है, 54 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है फ्यूज को सदैव संयोजित करना चाहिए। देखिए अक्सर जो हम लोग फ्यूज को कहाँ संयोजित करेंगे, फ्यूज जो है ना हमेशा जीवित तार के श्रेणी क्रम में संयोजित करना चाहिए। जो ऑप्शन नंबर सी है, इसी में हम लोग इसको क्या करते हैं, लगाते हैं। क्लियर। अब रही बात, देखिए किसी के दिमाग में रहेगा कि फ्यूज को जो हम लोग यहाँ संयोजित किए हैं, आप लोग देखिएगा कि आखिर हम इसको न्यूट्रल लाइन में फ्यूज का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है, हम आखिर इसको क्या करते हैं, जीवित तार में ही क्यों लगाते हैं। तो देखिए न्यूट्रल लाइन उड़ता नहीं है, इसीलिए ये बेकार रहता है। न्यूट्रल लाइन देखे होंगे कभी उड़ता नहीं है और ये बेकार रहता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं। और साथ ही साथ ये जानिए, देखिए न्यूट्रल लाइन उड़ता नहीं है और बेकार रहता है। साथ ही साथ आप ये जानिए कि इसमें क्या होता है, इसके साथ न्यूट्रल लाइन पूरी विद्युत धारा वहन नहीं कर सकती है। न्यूट्रल लाइन कभी भी पूरा जो है ना विद्युत धारा वहन नहीं करता है। दो बात हो गया कि न्यूट्रल लाइन या तो कभी उड़ेगा नहीं, और उड़ेगा नहीं तो इसका अर्थ है वो बेकार पड़ा रहता है। और साथ ही साथ न्यूट्रल लाइन में जो हम लोग फ्यूज लगाएंगे, न्यूट्रल लाइन का फ्यूज कभी क्या होगा, उड़ता नहीं है, इसलिए बेकार रहता है। फ्यूज एक तो उड़ेगा नहीं न्यूट्रल लाइन में लगाइएगा, और साथ ही साथ ये क्या होगा कि न्यूट्रल लाइन पूरी विद्युत धारा वहन नहीं कर पाती है, विद्युत धारा का पूर्ण रूप में वो वहन नहीं करता, इसलिए हम लोग जीवित तार में लगाते हैं। क्लियर हो गया। फ्यूज लगा दीजिएगा, कभी वो उड़ेगा नहीं, बेकार पड़ा रहता है, और साथ ही साथ ये क्या करेगा, विद्युत धारा का पूरा वहन नहीं करता, इसलिए हम लोग अक्सर जीवित तार में लगाते हैं। ये डिस्कस हो गया आपके साथ। 55 नंबर देखिए, 55 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सा फ्यूज का प्रतीक चिन्ह है। तो कौन सा फ्यूज का प्रतीक चिन्ह है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है फ्यूज का प्रतीक चिन्ह है। क्लियर हो गया। अब आइए उसके बाद आइए 55 आप देख लिए, 55 के बाद चलिए हम लोग 56 की ओर। 56 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है फ्यूज की विद्युत धारा वहन क्षमता निर्भर करती है। फ्यूज की विद्युत धारा वहन क्षमता, देखिए फ्यूज का विद्युत धारा वहन क्षमता है, तो विद्युत धारा वहन क्षमता एक तो पदार्थ पर निर्भर करेगा, क्योंकि हम पदार्थ कैसा लिए हैं, साथ ही साथ मेरा परिपथ भी किस रूप में, विद्युत परिपथ पर भी निर्भर करेगा, और साथ ही साथ हम आखिर तार कैसा लिए हैं, मोटा तार है, पतला तार है, तो ये सब तार उसी पे डिपेंड करता है, यानी उपरोक्त में से सभी। 56 हो गया। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन की रही। 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किट कैट फ्यूज का कैरियर निम्न में से किस धातु का बना जाता है। देखिए किट कैट की बात की जा रही है,
फ्यूज में भी कौन सा है, किट कैट फ्यूज। किट कैट फ्यूज जो आप लोग अक्सर घरों में भी देखते हैं किट कैट, तो ये निम्न विद्युत धारा क्षमता वाला होता है किट कैट फ्यूज। और इसमें दो चीज होता है, यानी इसके दो भाग होते हैं, एक आधार देखे होंगे और दूसरा देखिएगा टॉप। टॉप में ही आप देखते हैं फ्यूजिंग एलिमेंट लगाते हैं, और आपको पता है कि कोई भी फ्यूज हम लोग फेज लाइन के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो इसका जो होगा, यानी ये जो हम इसका टॉप बनाते हैं, टॉप पोर्सलिन या बेकेलाइट, दो में से किसी का भी बना सकते हैं आप। आधार या टॉप दोनों में से, जिसके दो भाग होते हैं, एक आधार होते हैं, एक टॉप होते हैं। तो ये दोनों या तो आप पोर्सलिन या बेकेलाइट दोनों को हम लोग बनाते हैं, पोर्सलिन और बेकेलाइट का बना होता है। ठीक है, चलिए इसकी क्षमता जो है ना बहुत कम होती है, 5 एम्पियर तक किट कैट फ्यूज। ठीक है, 5 एम्पियर से लेकर के आप यूज कर सकते हैं 3000 एम्पियर तक। चलिए 58 नंबर, चलिए देखिए 58 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अंडर और ओवर वोल्टेज फॉल्ट के दौरान किस प्रकार के रिले का प्रयोग उपकरण को खराबी से बचाने के लिए किया जाता है। देखिए एक अंडर है और दूसरा ओवर है, दोनों प्रकार का वोल्टेज फॉल्ट है। वोल्टेज में फॉल्ट है अंडर और ओवर, तो उस केस में जो हम लोग वोल्टेज सेंसिटिव रिले, चूँकि यहाँ वोल्टेज है, देखिए अंडर और ओवर वोल्टेज है, तो जब भी हम लोग जो है रिले प्रयोग करेंगे तो वो वोल्टेज पर ही आधारित, अंडर और ओवर वोल्टेज फॉल्ट रिले है, तो वो क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिव रिले का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। 59 में कह रहा है कि विद्युत पावर प्रणाली में अधिकतर रिले प्रयोग किया जाता है। देखिए जब भी हम लोग विद्युत पावर प्रणाली की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर अगर सिस्टम में देखते हैं, तो अधिकांश रिले आप देखिएगा वहाँ पे क्या होता है, विद्युत चुंबकीय रिले रहता है। वो अधिकांश रिले आपका कैसा रहता है, विद्युत चुंबकीय रिले टाइप होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी भी मोटर के लिए अति भार धारा सुरक्षा, किसी भी मोटर की बात कर रही है, किसी भी मोटर के लिए अति भार सुरक्षा डैश से प्रदान की जाती है। तो किसी भी मोटर के लिए जो हम लोग अति भार धारा सुरक्षा जो डैश से प्रदान करेंगे, यानी अति भार धारा रिले से, क्योंकि अति भार धारा सुरक्षा है, गौर कीजिएगा यहाँ पे अति भार धारा सुरक्षा है, तो जब भी अति भार धारा सुरक्षा होगा तो धारा से ही रक्षा करेंगे, अति भार धारा रिले से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन समझिए। 61 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है तापीय रिले विद्युत के डैश प्रभाव पर आधारित होता है। कोई भी तापीय रिले है, तापीय रिले विद्युत के डैश पर आधारित होता है। तो तापीय रिले हमेशा याद रखिएगा, विद्युत के जो होता है वो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पे आधारित है। क्लियर। उसके बाद आगे चलिए 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नियंत्रण परिपथ में विभिन्न प्रकार की रिले का प्रयोग करते हैं, यानी जो कंट्रोल सर्किट होता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के रिले प्रयोग करते हैं। तो ये नियंत्रण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक पूर्व निर्धारित अवस्था पर कार्य करता है। जाहिर सी बात है, रिले है तो वो पूर्व निर्धारित अवस्था पे कार्य करेगा। कुछ रिले डिले टाइम पर कार्य करने में सक्षम होता है, तो निम्न में से किसे डिले टाइम रिले में उपयोग करते हैं, किसे हम लोग करते हैं डिले टाइम रिले में। तो देखिए डिले टाइम रिले में अक्सर हम लोग क्या करते हैं,
तापीय रिले जो यहाँ देख रहे हैं, तापीय रिले हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, किस रिले का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे हम लोग जो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं उसी का प्रयोग हम लोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी, यानी डिले टाइम। डिले टाइम कार्य में सक्षम होता है, तो कौन सक्षम होता है? तापीय रिले। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, वो शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को करेंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।